हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद रजनी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो पटवारी की एग्ज़ाम है जो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी वो अभी पोस्टपोन हो चुकी है और उसकी जो न्यू डेट है उसका अभी कुछ पता नहीं है। तो इसमें डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ और टाइम मिल गया कि अपनी प्रिपरेशन में जो भी कुछ लूप होल रहे होंगे उनको हम फिर से देख सकते हैं। और वैसे भी जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ गई तो इतना टाइम मिल जाएगा हमें कि अब मैं मैथ्स के टॉपिक करवा सकूँगा। मैथ्स के टॉपिक हैं 5 या 6 टॉपिक हैं तो उसमें एक टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम का। तो एरिया आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एक वीडियो में मैं बता भी दूंगा कि एरिया के मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो डायग्राम हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो सारे मैं आज की इस वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है, एरिया ये 2D फिगर का निकलता है और जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 3D फिगर का निकलेगा। 2D 3D क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई सरफेस है, कोई प्लेन है, कोई सरफेस है, जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर मेरे को कोई बोलेगा कि मैं एक वर्ग बनाऊं, तो मैंने वर्ग बना दिया। लेकिन ये है 2D फिगर, मतलब जिसको मैं एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूं, जिसको बना सकता हूं, जैसे वर्ग, वृत्त, आयत, जो भी बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ, कोई भी डायग्राम बना सकता हूँ। वो होती है 2D फिगर और उसी का हम एरिया निकालते हैं। वॉल्यूम होता है 3D फिगर का। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर मैं कितनी चीज़ फिल कर सकता हूँ, उसके अंदर कितनी चीज़ भर सकता हूँ, उसको बोलेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का निकलेगा। 3D फिगर मतलब जैसे गोला हो गया, शंकु मतलब कौन हो गया, सिलेंडर मतलब बेलन हो गया, ये सारी चीज़ें इनका निकलेगा वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इनको मैं यहाँ 2D फिगर पे ड्रॉ नहीं कर सकता। एक तरह से उसको अज्यूम करते हैं अपन। जैसे मैं ड्रॉ करके बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं शंकु बना रहा हूँ, तो ये ट्रायंगल बना के यहाँ थोड़ा सा ऐसे सर्कल सा बनाया, तो ये शंकु इसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 3D फिगर है। तो इस 3D फिगर का निकलेगा वॉल्यूम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगली वाली वीडियो में हम वॉल्यूम को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज की इस वीडियो में हम केवल एरिया पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको इसमें दिख रहा है साफ साफ 2D फिगर। 2D मतलब 2 डायमेंशन, यानी एरिया निकालने के लिए मेरे पास उसकी 2 डायमेंशन होनी चाहिए, 2 विमाएं होनी चाहिए, उसकी 2 भुजाएं, या मतलब उसके 2 डायमेंशन मेरे पास होने चाहिए, तभी उस जो भी फिगर दे रखा होगा उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंडर्ड फिगर के आते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको ऐसे कुछ भी बना के दे देगा, वो बोलेगा इसका एरिया बताओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फिगर आएगा और उसी में थोड़ा बहुत काट छांट करके एरिया पूछ लेगा वो, और उसी में हमें एरिया बताना पड़ेगा कि उसका एरिया कितना होगा और क्या होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, वर्ग जैसा कि आपको सबको पता है, वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो, पहली बात। चारों साइड 90 डिग्री के एंगल पे हो, ये दूसरी बात। यानी इक्वल होती हैं और 90 डिग्री के एंगल पे होती है, उसको बोलते हैं वर्ग। अब आपको पता है इसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और इसके अंदर ये 2 डायगोनल हो गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, इसकी ये साइड है A, ये साइड भी A है, और ये 90 डिग्री के एंगल पे है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसका डायगोनल यानी विकर्ण निकाल सकता हूँ। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब A√2, ये इसका हो जाएगा डायगोनल विकर्ण। आपको पता है कि स्क्वायर की दोनों डायगोनल क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए इसका एरिया, यानी इसका क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ एरिया। एरिया क्या होगा? देखिए, एरिया जैसे 2D फिगर है तो कोई भी 2 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी। एरिया में हमेशा कोई भी 2 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक फिगर है। इसमें देखिए एरिया क्या हो जाएगा? A×A, मतलब एरिया इसका क्या हो गया? A²। ये इसके एरिया का फॉर्मूला है। ये कब? जब मेरे को एक साइड गिवन हो। अब अगर मेरे पास डायगोनल गिवन हो तो क्या करेंगे? जैसे ये भुजा स्क्वायर हो गया, अगर मेरे पास विकर्ण दिया हुआ हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर। लेकिन
उसके अपॉन में 2। क्यों ये 2 क्यों आया? क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, उस वाले 2 को हटाने के लिए अपॉन में 2 आया। तो एरिया के फॉर्मूले क्या हो गए? एक तो भुजा स्क्वायर और विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये एरिया हो गया। एक चीज़ होती है इसमें एरिया के साथ साथ एक चीज़ और लेनी है हमें, परिमाप, पैरामीटर। जैसे मैं लिखता हूँ परिमाप, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप का मतलब है किसी भी डायग्राम में मैं एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसकी जो बाउंड्री है वहाँ पे पूरी बाउंड्री पे घूम के और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गया, उस पूरी लेंथ को बोलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर बोलेंगे किस चीज़ को? कि किसी भी डायग्राम में, कोई भी डायग्राम हो, वहाँ में स्टार्टिंग पॉइंट से चला और उसकी जितनी भी बाउंड्री है वहाँ पे घूम के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गया, उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? यहाँ से यहाँ चला a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब 4a, तो इसका पैरामीटर क्या हो गया? 4a। ठीक है, इसमें यही चीज़ें थी। स्क्वायर में क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर या फिर क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। और परिमाप क्या हो जाएगा? 4a मतलब 4 गुणा भुजा। ये था वर्ग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आयत की। जैसा कि वर्ग में आपको पता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, दोनों विकर्ण बराबर होंगी और 90 डिग्री के चारों एंगल होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आयत की। आयत मतलब रेक्टेंगल। आयत, जैसे आयत क्या होगा? आयत में भी एक सिमेट्रिक डायग्राम होगा, लेकिन आयत में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स का मतलब इसके ऑपोजिट, इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने की साइड ये साइड्स आपस में इक्वल होंगी और जो वर्ग था उसी हिसाब से इसमें भी एंगल क्या होंगे? 90 के होंगे। और ये जो इसका होगा डायगोनल, दोनों डायगोनल क्या होती हैं? इसकी भी इक्वल होती हैं। दोनों डायगोनल क्या होगी? इक्वल होंगी। तो देखिए, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ b मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, इसको मान लेता हूँ l मतलब लंबाई। ठीक है, वो का वो इसका डायगोनल मतलब इसका विकर्ण। मैं लिख रहा हूँ इसका विकर्ण या डायगोनल लिख देता हूँ, डायगोनल। चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ विकर्ण, इसका विकर्ण। इसका विकर्ण क्या होगा? वही पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा विकर्ण? विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा विकर्ण मतलब डायगोनल। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए, उसमें क्या था? उसमें था दोनों a और a था, दोनों a थी। इसमें क्या करना है? इसके अंदर एक l है एक b है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एरिया क्या हो जाएगा? l इंटू बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात आती है परिमाप की। परिमाप क्या होगा? देखिए, परिमाप अभी बताया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं यहाँ से। जैसे ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। मैं यहाँ से चला L प्लस B प्लस L प्लस B मतलब LL 2 बार आया, BB 2 बार आया मतलब 2L प्लस 2B। अब यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? 2 इंटू L प्लस B। ये इसके पैरामीटर मतलब परिमाप का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? इसका परिमाप। ठीक है, तो ये आयत के बारे में था। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं। जो विकर्ण यानी डायगोनल होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये होगा परिमाप। ठीक है, और अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? L प्लस बी मतलब अर्ध परिमाप, यानी यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से इस कोने पे आ गया, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वृत्त की। वृत्त आप सबको पता है, वृत्त के एरिया होगा और उसका पैरामीटर होगा मतलब सरकमफ्रेंस होगा। जैसे वृत्त में बनाता हूँ, वृत्त ये हो गया वृत्त, ये है एकदम पूरा सर्कल, ये पॉइंट इसका सेंटर यानी केंद्र। यहाँ से वृत्त के केंद्र से और उसकी परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी डिस्टेंस इक्वल होती है, उसको बोलते हैं रेडियस r। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस r बोलते हैं, जो डिस्टेंस होती है उसको।
ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर घूम के वापस यहाँ पहुँचता हूँ तो एक एंगल बनता है 360 डिग्री का। जैसे यहाँ से चल के मैं वापस यहाँ पहुँच गया तो सर्कल में एक एंगल बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है 2 पाई, और 180 का मतलब होता है पाई, ठीक है। तो जहाँ भी जैसे पाई आएगा तो जहाँ भी सर्कल बनेगा या कर्व बनेगा वहाँ पे पाई अवेलेबल होगा। जैसे आप सर्कल ले लो, आप सिलेंडर ले लो, आप है ना क्या बोलते हैं उसको स्पेयर यानी गोला ले लो, या आप शंकु ले लो कौन, उस सब में पाई आएगा। पाई का मतलब है पाई जहाँ आ रहा है वो डिनोट कर रहा है कि वहाँ उस डायग्राम में या उस फिगर में क्या होगा, एक सर्कल होगा, एक कर्व होगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसका जैसे पाई की आपको सबको वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसकी पॉइंट में 3.14, आगे भी बहुत होती है ये, इसका कोई मतलब पूरा भाग इसमें नहीं जाता ये, ठीक है। तो अपन यूज़ करेंगे तो 3.14 यही यूज़ करेंगे, या फिर 22/7 यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होगी पाई की वैल्यू। अब इसका सबसे पहले क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अब पाई तो आएगा क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, रेडियस चेंज होगी। अब ये क्षेत्रफल है 2D मतलब कोई 2 डायमेंशन आएंगी। अब इसमें तो केवल एक ही है रेडियस, लेकिन 2D है तो 2 बार आनी चाहिए, मतलब r इंटू आर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर। क्यों, पाई तो कांस्टेंट है और 2D फिगर है इसलिए r क्या आएगा, 2 बार r आएगा। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसमें परिमाप नहीं बोलेंगे, इसके परिमाप को बोलते हैं परिधि, यानी इसका जो पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब कहीं से भी इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करके मैं घूम के वापस यहीं आ गया, तो अब ये राउंड फिगर है इसलिए इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई r। ये क्या हो गई इसकी परिधि, ये हो गई वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त में ही एक चीज और आती है जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, वृत्तखंड की पूछते हैं एग्जाम में, बहुत बार आता है एग्जाम में। वृत्तखंड का मतलब क्या है, जैसे ये पूरा वृत्त है, ठीक है। इस पूरे वृत्त के मैं एक टुकड़े, इतने से टुकड़े का एरिया निकालना चाह रहा हूं जो थीटा पे है, इस थीटा पे, यानी जैसे इतना सा एरिया निकालना चाह रहा हूं ये थीटा डिग्री के एंगल पे। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे जो वृत्तखंड बनाया उसका एरिया। तो देखिए इसका एरिया सिंपल से निकल जाएगा। कैसे, आपको पता है पूरा जो एरिया होगा वो कितना होगा, पूरा एरिया होगा पाई r स्क्वायर। पूरा एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि यहां से मैं घूम के वापस यहीं पहुंच गया तो एंगल कितना बना, 360 डिग्री। अब ये एरिया 360 डिग्री में से थीटा का निकलवा रहा है, थीटा डिग्री पे जो एरिया होगा वो, तो इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये क्या हो गया इसका एरिया, यानी जो वृत्तखंड बना है उसका एरिया क्या हो गया, ये हो गया एरिया किसका है, इस वृत्तखंड का। अगर इस वृत्तखंड का मेरे को पूछे परिमाप यानी परिधि पूछे, इस वृत्तखंड की, जो ये वृत्तखंड बना है इसकी परिधि पूछे, इस वृत्तखंड की परिधि क्या होगी ये बताइए आप। इस वृत्तखंड की परिधि क्या होगी, इस वृत्तखंड की परिधि हो जाएगी, यहां से मैं यहां चला r, यहां से मैं यहां चला r प्लस ये वाला, है ना, ये तो हो जाएगी परिधि। मतलब यहां से परिधि क्या हो जाएगी 2r प्लस ये वाला क्या होगा, ये अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई r होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या होता 2 पाई r, लेकिन ये थीटा पे है तो 2 पाई r में थीटा वाला निकालना है, मेरे को थीटा वाला पार्ट निकालना है, तो ये इसकी हो गई। अगर मेरे को पूछे केवल वो जो चाप बना है, जो चाप की लंबाई, चाप यानी चाप मतलब यहाँ से लेवल यहाँ तक, यानी रेडियस के अलावा जो वृत्त की परिधि पे था वो चाप, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ये इसके चाप की लंबाई हो गई, ठीक है। ये कब, ये तब की बात है जब वृत्त के कोई मैं सेक्टर ले रहा हूँ,
वृत्त का कोई टुकड़ा ले रहा हूँ जो थीटा के एंगल पे है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखना, अर्धवृत्त में क्या होगा, अर्धवृत्त जैसे मान लो ये वृत्त का मैं आधा पार्ट ले रहा हूं, उसको बोलते हैं अर्धवृत्त। आपको पता है ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। तो अर्धवृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, अर्धवृत्त का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये तो पता ही है आपको। अब एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब आपको अर्धवृत्त बोल दिया तो एंगल देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने अर्धवृत्त बोल दिया, यानी 180 डिग्री का एंगल है। तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 180/360। तो ये कट पिट के क्या आता है, 2। इसीलिए आप सीधा लिख देते हैं अर्धवृत्त का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी आधा, ठीक है। तो वो एंगल है आधा, इसलिए हम उसको 180/360 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा। ऐसे इसकी परिधि, इसकी परिधि क्या होगी, परिधि मतलब मैं यहां से चला, देखना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं यहां से चला, यहां से घूम के यहां पहुंचा, ये तो परिधि नहीं हुई। मैं वापस यहां आया, ये हो गई आर। मैं वापस यहां पहुंचा, ये हो गई आर। यानी मैं यहां से घूम के वापस यहां पहुंचा, ये है उसकी पूरी परिधि। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, देखो यहां से यहां आया आर, यहां से आया आर, यानी 2r प्लस, आप एक बात बताना, यहां से अगर मैं पूरा होता तो क्या होता, 2πr, ठीक है, 2πr होता। लेकिन 2πr में केवल 180 डिग्री वाला ही काम आ रहा है, मतलब आधा काम आ रहा है, 180/360 थीटा अपॉन, तो ये कितना आ गया, 2 से कट गया ये, यानी 2r प्लस पाई आर, यानी 2r प्लस पाई आर, इसका क्या हो जाएगा, परिधि। अगर मैं r कॉमन भी लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2, या इसको तुम वैसे भी ले सकते हो कि 2r प्लस पाई आर, r प्लस r, 2r और आधा है इसलिए पाई आर। तो ये क्या होगा, इसकी परिधि, ठीक है। ये पूरा खेल था वृत्त का। वृत्त में थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा हमें कि जो ये वृत्तखंड बनेगा ना, उसका एग्जाम में आता है और बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। अभी हम स्टैंडर्ड वाले पढ़ रहे हैं, जो मिक्स डायग्राम आएंगे उसको भी देखेंगे, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज, त्रिभुज, ये त्रिभुज। तो त्रिभुज आपको पता है कि भुजा के हिसाब से त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे, कोण के हिसाब से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के हिसाब से अगर मान लो कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा है ABC, यानी ये है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, यानी वो त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में अगर मेरे पास तीनों साइड है ना, तो अगर मेरे पास त्रिभुज की भुजा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसका क्षेत्रफल निकलता है हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, √s, अभी बताता हूँ s क्या है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये है हीरोज फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। इससे निकलता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब s क्या है यहाँ पे, s है s इज इक्वल टू, ये जो a b और c है ना, ये a प्लस b प्लस c क्या है, ये a प्लस b प्लस c क्या है, अरे a प्लस b प्लस c इसका पैरामीटर ही तो है। तो इसका हाफ करेंगे ना तो वो हो जाता है s, मतलब सेमी पैरामीटर। s यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, s डिनोट कर रहा है सेमी पैरामीटर, मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब a प्लस b प्लस c तीनों का हाफ, ये होता है s, ठीक है। ये अगर विषमबाहु त्रिभुज हो तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए ये फॉर्मूला हो गया कि अभी नहीं, क्षेत्रफल हो गया s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो अभी मैं बताता हूँ वो कब होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक कोण वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, या किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लो कोई भी त्रिभुज है, मेरे को नहीं पता इसकी क्या साइड है, लेकिन एक साइड दे रखी होगी, मान लो ये, अगर मेरे पास ये साइड दे रखी है मान लो b, और इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी सामने वाले जो शीर्ष है
उससे लंबवत दूरी 90 डिग्री के एंगल पे सामने वाले शीर्ष से दूरी h है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा b मतलब आधार बेस इंटू हाइट h, आधार गुणा ऊंचाई। ये हर त्रिभुज में एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला हर त्रिभुज में एप्लीकेबल है। किस में? जिसमें अगर मेरे पास एक साइड है और उस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है h, तो ये हर उस त्रिभुज में लागू होगा जिसमें अगर मेरे पास कोई एक भुजा दे रखी हो और उस भुजा के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास हाइट दे रखी हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे समकोण त्रिभुज लेता हूं मैं। समकोण त्रिभुज देखिए, अभी इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज में ये एंगल तो वैसे ही 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये बेस, अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो इसके लंबवत सामने वाले शीर्ष से यही तो दूरी है, इसको मैं हाइट मानना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जैसे मान लो ये बेस है तो ये हाइट हो गई, यानी फिर इसको समकोण त्रिभुज में 3 क्या होते हैं? लंब, कर्ण और आधार। तो इसको मैं फिर परपेंडिकुलर डिनोट करता हूँ P, या इसको हाइट h भी मान सकता हूँ, परपेंडिकुलर P भी लिख सकता हूँ। और ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण h, ये आधार है मतलब बेस। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार b इंटू ऊंचाई p। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस आधार और h मतलब हाइपोटेनियस। और आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये हर समकोण त्रिभुज में या फिर हर उस डायग्राम में एप्लीकेबल होगी जहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब मैं लेता हूं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे इसकी भुजा भी A है और A। तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले जो ये पॉइंट है यहाँ से मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, A/2। वो क्या करेगा? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ h, और इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी √3/2 इंटू a। ये होती है इसकी हाइट। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा कि a² माइनस a²/4 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा वैल्यू h की। अब यहाँ से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार क्या है? आधार मतलब पूरा a, और ऊंचाई क्या है? मतलब हाइट क्या है? √3/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? a यानी √3/4 a², √3/4 भुजा स्क्वायर। ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इसका पूछे कि इसका परिमाप, तो a + a मतलब 3a। ये हो गया समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए मैं बता रहा हूं अभी। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके नाम में ही है समद्विबाहु, मतलब जिसकी समान दो भुजा हों। ये मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी दो भुजा समान है, मैंने इसको B भी मान लिया और इसको मान लिया A। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा, वो इसको a/2 में डिवाइड करेगा। बस इसमें एक डिफरेंस आएगा क्या, कि जो इसकी समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें दो असमान भुजा होंगी और एक भुजा समान होगी। तो जो समान भुजा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट मेरे को निकालनी है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी? यहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी? 1/2 है ना, √4b² - a²। ये इसकी हाइट हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? चलो मैं निकाल के ही बताता हूँ इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसकी हाइट कैसे निकालेंगे?
हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, मतलब हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, लंब, और इतना सा क्या है, आधार। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिर यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट में कन्वर्ट होगा, 4 का रूट बाहर आ गया 2 और इस पे आ गया रूट, ये क्या होगी, हाइट। अब है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में वही 1/2 गुणा आधार a गुणा ऊंचाई 1/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल का एक्चुअल फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए ये गुणा हो गया, यानी a/4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, a/4 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं चतुर्भुज के बारे में। देखिए त्रिभुज मतलब जिसमें 3 साइड होंगी, चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 साइड होंगी। वैसे जो अपन ने पढ़ा वर्ग और आयत, वो भी एक टाइप का चतुर्भुज ही है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है, इसलिए हम उसको अलग पढ़े थे। अब है चतुर्भुज, मतलब जिसमें 4 साइड होंगी। जैसे आपको पता है ये क्या है, ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब वो चतुर्भुज जिसकी चारों साइड इक्वल हों, लेकिन ये जैसे मान लो इसकी साइड है ए, इसकी साइड है ए, इसकी साइड है ए। ठीक है, तो जो समचतुर्भुज होगा ना, समचतुर्भुज है, इसमें क्या होता है, इसमें चारों साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन जो विकर्ण बनती हैं, जो 2 डायगोनल बनती हैं, वो इक्वल नहीं होती। जैसे मान लो इसको मैं d1 मानता हूँ और इसको पूरी को d2 मानता हूँ, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2। इसमें दोनों जो विकर्ण बनती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, इसकी दोनों विकर्ण बराबर नहीं होती हैं समचतुर्भुज की। ये क्या है, समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल, मतलब d1 और d2। अब आपको पता है क्षेत्रफल मतलब 2d, 2d में तो 2 डायमेंशन तो आनी ही आनी है, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। ठीक है, हो रहा है मल्टीप्लाई। और एक चीज हो रहा है, इसके अंदर ये जो भुजा, जो ये विकर्ण है, वो 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो अगर मैं और इसके मतलब इस त्रिभुज का एरिया निकाल लूं, तो ऐसे इसमें 4 इक्वल बनते हैं, चारों त्रिभुज हैं वो बराबर बने हैं इसमें। ठीक है, तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल के उसको 4 से गुणा कर दूंगा तो भी यही आएगा, एरिया दोनों में इक्वल ही आएगा। वैसे भी निकाल सकता हूं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका हो गया, समचतुर्भुज का। अब मैं बता रहा हूं समांतर चतुर्भुज। अब जैसे एरिया आपके दे रखा है टॉपिक, तो एरिया जिस चीज सिमेट्रिक डायग्राम का एरिया निकल सकता है, उसका सबका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको, इस साइड को मैं b मान लेता हूं, बेस, तो देखिए ये क्या है, आयत को थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया हुआ है, और इसमें भी दोनों डायगोनल क्या होती है, इक्वल नहीं होती, इसमें दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं। अगर मान लो समांतर चतुर्भुज में कोई एक साइड दे रखी है ये b, तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज में ऑपोजिट साइड होंगी वो इक्वल ही होंगी। क्यों, क्योंकि आयत में भी इक्वल होती है। ठीक है, अब किसी भी भुजा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हाइट दे रखी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, अब समांतर भुजाएं हैं तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तो सारी जगह इक्वल ही होगी ना, जैसे ट्रेन की पटरी होती है वैसे, रेल की पटरी होती है वैसे। तो ये है h, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें 1/2 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आप 1/2 लगा दोगे तो त्रिभुज का हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया,
आधार गुणा ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होगा? जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो और बाकी की भुजा कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसको बोलते हैं ट्रिपेजियम। या इसको समलंब समांतर भी बोलते हैं, इसको समलंब समांतर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ट्रिपेजियम भी बोलते हैं। तो वो उससे कोई वो नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या होगा। वैसे इसको समलंब चतुर्भुज भी बोलेंगे तो भी होगा, और समलंब समांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी दो साइड क्या होती हैं? समांतर होती है। जैसे मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी? समांतर हो गई। तो अगर मैं जैसे मान लो इसको ए बोल रहा हूँ तो इक्वल तो नहीं है ना, ये इसको बोल रही है बी। और आपको पता है समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह इक्वल होती है। तो मान लिया मैंने ये डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, h। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 समांतर भुजाओं का योग a + b, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी h। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर तो 3 डायमेंशन आ गई। अरे 3 डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन गुणा हो रही है, वो 2 ही हैं। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो दोनों जुड़ के लेंथ ही बनेगी, यानी इन दोनों से जुड़ के एक ही डायमेंशन बना है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। ये किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया? समलंब चतुर्भुज। ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए कुछ आते हैं मिक्स डायग्राम। मिक्स डायग्राम मतलब आपके त्रिभुज के अंदर वृत्त बना देगा। ठीक है, आपके वर्ग के अंदर यहाँ से ऐसे मान लो त्रिभुज बना देगा, वृत्त बना देगा, एक आर्क बना देगा, इधर बना देगा, फिर पूछेगा इसका है। तो इसमें कैसे निकलेगा? इसमें अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ही एरिया, अब जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो एरिया के जितने क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगा, सीधे एरिया के क्वेश्चन। उसके बाद में वॉल्यूम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसको सीधा क्वेश्चन में हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? एक डायग्राम के एरिया में से दूसरा डायग्राम का एरिया माइनस करना पड़ेगा, कहीं वो प्लस करना पड़ेगा, वो हम क्वेश्चन में साथ साथ समझेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्या है? ये है वर्ग। अब जैसे मान लो इसको यहाँ से डायगोनल है तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? वर्ग के एरिया का आधा हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इतने, जैसे मान लो ये क्या है, इसको मैं व्यास मानूं और फिर इतनी त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ बना दूं ऐसे, फिर बोल देगा कि इस वाले पार्ट का एरिया बताओ। इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? इस जो ये क्या है, ये बाहर वाली जो है इसके अंदर से ये वाला माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। तो ये क्या है? वर्ग में से ये जो वृत्त है, वृत्त का 1/4 वाला हिस्सा अगर मैं माइनस करूंगा तो जो रिमेनिंग होगा, जो शेष बचा है, वो उसका एरिया आ जाएगा। तो ये जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना ऐसे, उस टाइम पे हाथों हाथ सोल्व कर लेंगे। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, उन्हीं फॉर्मूले को प्लस माइनस करके जो जैसा भी डायग्राम बन के आएगा उसको सोल्व करके अब आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड जितनी फिगर थी उनका एरिया, और अगले वीडियो में एरिया के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये जो आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और जो ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।